जब हम वर्ल्ड वॉर 2 के एट्रोसिटीज़ के बारे में बात करते हैं, तो हमारा दिमाग सीधा ऑशविट्ज़ या हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स पर जाता है। लेकिन आज द ग्रे ज़ोन में हम उस फाइल को खोलेंगे, जो इतनी डार्क और इतनी डिस्टर्बिंग थी कि उसने इंसानियत के हर उसूल को मिट्टी में मिला दिया। चाइना के हार्बिन शहर के पास एक जगह थी, पिंगफैंग। वहाँ एक ऐसी लैब थी जहाँ साइंस प्रोग्रेस के लिए नहीं बल्कि डिस्ट्रक्शन के लिए डेवलप करी जा रही थी। इसका नाम था यूनिट 731। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में इसे कहा जाता है एपिडेमिक प्रिवेंशन एंड वाटर प्योरिफिकेशन डिपार्टमेंट। सुनने में लगता है जैसे कोई ह्यूमैनिटेरियन काम हो रहा हो, लेकिन ये सिर्फ एक कवर अप था। दीवारों के पीछे ये एक ऐसी डेथ फैक्ट्री थी जहां इंसानों को मारूटा यानी कि लॉग्स ऑफ वुड बुलाया जाता था। आज के एपिसोड में हम डीप डाइव करेंगे उन हॉरिफिक एक्सपेरिमेंट्स में, उस मास्टरमाइंड जनरल शीरो इशी की मेंटालिटी में और उस शॉकिंग अमेरिकन जापानीज डील में जिसने इन शैतानों को सजा दिलाने की बजाय आजादी दिलाई। यूनिट 731 कोई एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं थी, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी। इसका आर्किटेक्ट था शीरो इशी, एक ऐसा डॉक्टर जो ब्रिलियंट था लेकिन उसका पूरा मॉरल कंपास टूट चुका था। इशी का मानना था कि मॉडर्न वॉरफेयर को सिर्फ गोली और बम के सहारे नहीं जीता जा सकता। उनका विजन था बायोलॉजिकल वॉरफेयर। वो चाहते थे कि जापान के पास ऐसी ताकत हो जो पूरे शहर को एक वायरस से खत्म कर सके। 1930s में जापान ने मंचूरिया पर कब्जा किया और इशी को अपना प्लेग्राउंड मिल गया। उन्होंने पिंगफैंग में 6 स्क्वायर किलोमीटर का एक मैसिव कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें 150 से ज्यादा बिल्डिंग्स थी और खुद की रेलवे लाइन भी थी। यहाँ प्रिजनर्स को लाया जाता था जो कि मोस्टली चाइनीज सिविलियन और रशियन सोल्जर्स होते थे। लेकिन जैसे ही वो गेट के अंदर कदम रखते थे, उनका इंसानी नाम भी मिटा दिया जाता था। साइंटिस्ट उन्हें मरूटा कह के बुलाते थे क्योंकि उनके लिए वो लोग इंसान नहीं थे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने का एक सामान थे। और इसी सोच ने जन्म दिया उन एक्सपेरिमेंट्स को जो आज भी मेडिकल हिस्ट्री का सबसे बड़ा काला धब्बा है। यूनिट 731 में जो हॉरर शुरू हुआ उसमें कोई ब्रेक नहीं था। एक एक्सपेरिमेंट खत्म होता तो दूसरा और भी भयंकर रूप लेके सामने आ जाता था। इस सिलसिले की सबसे दरिंदगी भरी शुरुआत होती थी विविसेक्शन से। डॉक्टर्स जिंदा इंसानों का ऑपरेशन करते थे बिना किसी एनेस्थीसिया के। उनका मानना था कि एनेस्थीसिया ब्लड केमिस्ट्री और ऑर्गन फंक्शन को ऑल्टर कर देगा, इसलिए उन्हें प्योर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे। वो प्रिजनर्स का पेट या सीना खोल देते थे और सिर्फ ये देखने के लिए वो ये करते थे कि जिंदा इंसान के अंदर ऑर्गन्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं। कभी कभी उनके लिम्स काट दिए जाते और फिर पूरी बॉडी में सारे लिम्स को उल्टी सीधी जगहों पे अटैच कर दिया जाता था ताकि वो ये देख सके कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे रिएक्ट कर रहा है। लेकिन बात सिर्फ सर्जरी तक नहीं रुकती थी। जब उन्हें बॉडी के इंटरनल फंक्शंस की थोड़ी समझ आई तो उन्होंने इन जिंदा इंसानों को बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए टेस्ट बेड्स बना दिया। इशी का मेन फोकस था द ब्लैक डेथ यानी कि प्लेग। उन्होंने यूनिट 731 में लाखों करोड़ों प्लेग इन्फेक्टेड फ्लीज ब्रीड किए और सिरेमिक बॉम्ब्स में उनको भरा। इन बॉम्ब्स की इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए प्रिजनर्स को मैदान में खंभों से बांध दिया जाता था और ऊपर से उन पर ये बॉम्ब्स गिरा दिए जाते थे। इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से चाइना के कई विलेजेस में लाखों लोग मारे गए। जब बायोलॉजिकल वेपन से थोड़ा ब्रेक मिलता तो ये डॉक्टर्स नेचर की फोर्स को भी वेपनाइज करने के लिए निकल पड़ते थे। हार्बिन की एक्सट्रीम ठंड को यूज करने के लिए उन्होंने फ्रॉस्ट बाइट रिसर्च की शुरुआत करी। प्रिजनर्स को नंगा बर्फ पर खड़ा कर दिया जाता था और उनके हाथ पैरों पर तब तक पानी डाला जाता था जब तक वो आइस ब्लॉक ना बन जाए। फिर उन्हें अंदर लाया जाता और उन्हें अलग अलग टेम्परेचर्स के गर्म पानी में उनके लिम्स डाले जाते। अक्सर पानी इतना गर्म होता था कि प्रिजनर्स की स्किन और मांस हड्डियों से अलग हो जाता था। सिर्फ ये चेक करने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि एक फ्रोजन टिश्यू कैसे रिएक्ट करता है। इस कोल्ड ब्लडेड रिसर्च से थकते ही उनका ध्यान एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जाता था। उन्होंने स्पेशल प्रेशर चेम्बर्स बनाए जहां प्रिजनर्स को डालकर एयर प्रेशर इतना कम कर दिया जाता था कि उनकी आंखें उनके सॉकेट से बाहर आ जाती थी और उनकी ब्लड वेसल्स फट जाती थी। वो ये देखना चाहते थे कि एक पायलट कितने ऑल्टीट्यूड पर सरवाइव कर सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ह्यूमन एनिमल ब्लड एक्सचेंज, इंजेक्टिंग विक्टिम्स विद सी वाटर और लोगों को मैसिव डोजेस ऑफ एक्सरे के सामने रखना शुरू किया।
इन सारे एक्सपेरिमेंट्स का कोई अंत नहीं था। एक विक्टिम जब मर जाता तो तुरंत दूसरे मारूटा को लाइन में खड़ा कर दिया जाता था। 1945 में जापान को रियलाइज हुआ कि वो वर्ल्ड वॉर 2 हार रहा है और सोवियत यूनियन मंचूरिया की तरफ बढ़ रही है, तो उन्होंने यूनिट 731 में ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया। शीरो इशी ने ऑर्डर दिया कि सारे बचे हुए प्रिजनर्स को जहर देकर मार दिया जाए, उनकी बॉडीज को इंसिनरेटर्स में जला दिया जाए, सारी बिल्डिंग्स को डायनामाइट से उड़ा दिया जाए ताकि कोई भी सबूत ना बचे। डॉक्टर्स और गार्ड्स को सख्त हिदायत दी गई थी कि इस जगह के बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। इशी और उसकी टीम जापान भाग गई, यह सोचकर कि उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। सोवियत यूनियन ने कुछ मेंबर्स को पकड़ा और उन पर ट्रायल चलाए, लेकिन असली जस्टिस अभी बाकी था। यहाँ आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब अमेरिकन अथॉरिटीज को यूनिट 731 के बारे में पता चला तो उन्होंने जस्टिस करने की बजाय एक बिजनेस किया। अमेरिका को पता था कि इशी के पास वो बायोलॉजिकल डेटा है जो और किसी के पास नहीं है। उन्हें डर था ये डेटा सोवियट्स के हाथ ना लग जाए। इसलिए जनरल डगलस मैकार्थर के अंडर एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ। शीरो इशी और उनके सारे रिसर्चर्स को वॉर क्राइम इम्यूनिटी दे दी गई। उन्हें कभी जेल नहीं भेजा गया, उन्हें कभी फांसी नहीं हुई, लेकिन बदले में उन्हें अपना सारा ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन डेटा अमेरिका को देना पड़ा। इमेजिन करिए, जिन लोगों ने हजारों मासूमों का कत्लेआम किया वो आराम से जापान में अपनी लाइफ जीने लगे। कुछ डॉक्टर्स तो बड़े हॉस्पिटल के हेड बन गए और कुछ ने तो फार्मा कंपनीज चलानी शुरू कर दी। शीरो इशी खुद 67 की एज में थ्रोट कैंसर से मर गया। यूनिट 731 की सच्चाई कई दशकों तक दबा दी गई। जापान की गवर्नमेंट ने सालों तक इसकी एग्जिस्टेंस से इनकार किया, लेकिन 1980s में जब कुछ सर्वाइवर्स और पुराने सोल्जर्स ने बोलना शुरू किया तब दुनिया को इस डार्क चैप्टर की डेप्थ समझ में आई। आज हार्बिन में यूनिट 731 का म्यूजियम है जो उन विक्टिम्स की याद दिलाता है जिनके साथ इंसानों जैसा सुलूक कभी नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा सवाल आज भी खड़ा होता है, क्या वो डेटा जो हजारों लोगों की मौत से मिला है उसको यूज करना एथिकल है? यूनिट 731 हमें याद दिलाता है कि जब साइंस बिना किसी मोरालिटी या एथिक्स से चलती है तो वो प्रोग्रेस नहीं बल्कि एक कर्स बन जाती है। इट्स अ रिमाइंडर दैट वी मस्ट नेवर लेट द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ।